हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि जेईई और नीट की हमारी लेक्चर सीरीज शुरू थी, तो हम उसी लेक्चर सीरीज़ का 8th लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं आज। 8th लेक्चर। और इस 8th लेक्चर में हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करके बताने वाले हैं आपको, जिससे आपको जेईई और नीट में और आपकी डीपीपी सॉल्व करने में भी मदद होगी। और ये रेप्यूटेड कोचिंग के डीपीपी से और हमारे कोचिंग के डीपीपी से उठाए गए प्रॉब्लम्स हैं। तो पहला पहला क्वेश्चन लिखिए आप। पहला क्वेश्चन लिखिए। ओके, पहला क्वेश्चन लिखिए। द इक्वेशन द इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी द इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव इज। किसी स्टेशनरी वेव का इक्वेशन कुछ इस प्रकार से दिया गया है। किसी स्टेशनरी वेव का ये इक्वेशन है। तो ये किसी स्टेशनरी वेव का इक्वेशन दिया है, जो हम बाद के लेक्चर्स में पढ़ने भी वाले हैं एक्चुअली। तो यहाँ पे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है, ये आपको बताना है। ओके। तो ऑप्शंस आपके कुछ इस तरीके से दिए जा रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए है आपका, ये देखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन मैं मिटाने वाला हूँ क्योंकि मेरे पास ब्लैक बोर्ड का बहुत बड़ा कंस्ट्रेंट है। तो उस वजह से क्या है कि मैं यहाँ पे पूरी जगह पे खपा नहीं सकता है सब कुछ। तो आपको इसलिए थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ओके। तो ए, द यूनिट ऑफ सिटी इज सेम as that of लैम्बडा। ऑप्शन नंबर बी है आपका। और खास बात यह है दोस्तों इस क्वेश्चन की, कि दिस इज मल्टीपल आंसर क्वेश्चन। मल्टीपल आंसर क्वेश्चन में दो प्रकार के क्वेश्चन होते हैं दोस्तों एग्जामिनेशन में। एक होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और एडवांस लेवल पे यदि आप जाते हैं जेई एडवांस में, तो मल्टीपल आंसर क्वेश्चन भी आता है। तो मल्टीपल आंसर क्वेश्चन में मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट होता है। ठीक है, तो मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट वाला ये क्वेश्चन है। द यूनिट ऑफ x is same as that of lambda। और सी ऑप्शन आपका आता है, द यूनिट ऑफ 2 lambda c by lambda is same as that of 2 pi x by lambda t। ठीक है, और फिर डी ऑप्शन है आपका, द यूनिट ऑफ c by lambda is same as that of x अपॉन लैम्बडा। ओके। तो ये दोस्तों ये
ये वाले जो ऑप्शन है इसमें से आपको ऑल द करेक्ट ऑप्शंस चूज करने हैं, तो दिस इज अ मल्टीपल आंसर क्वेश्चन, तो पॉसिबिलिटी है कि इसमें एक ही ऑप्शन करेक्ट हो सकता है या मोर देन वन ऑप्शन भी करेक्ट हो सकते हैं, कभी कभी चार ऑप्शन भी करेक्ट हो सकते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन को करने के लिए हमारा अप्रोच कैसा होना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। ओके, तो ये देखिए, सबसे पहले क्या बोला गया है, द इक्वेशन ऑफ ए स्टेशनरी वेव इज, आप इस इक्वेशन को पहले पूरी तरीके से एनालाइज कीजिए। ओके, आप देख रहे हैं यहाँ पे कि 2a दिया हुआ है, y इज अब ये देखिए इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव, मतलब किसी भी स्टेशनरी वेव के इक्वेशन में जो इधर का जो यूनिट होता है ये मीटर में होता है। ओके, खैर इसका काम पड़ेगा कि नहीं मुझे पता नहीं है, बट मैं इसके सारे मापदंडों को फिर से एक बार बता दे रहा हूँ। ये जो y है ये दिस इज डिस्टेंस एक्चुअली, this y is distance, and that's why we say that the units of a should also be distance, because LHS के डायमेंशंस RHS के डायमेंशंस के बराबर होते हैं, तो जो y का यूनिट होगा वही a का यूनिट भी होना चाहिए, ये हम सभी जानते हैं। ओके, तो a का यूनिट भी मीटर आएगा जब y का यूनिट मीटर है, y का यूनिट मीटर है सेंटीमीटर है, यदि y का यूनिट यदि सेंटीमीटर है तो a का यूनिट भी सेंटीमीटर आ जाएगा, इस तरीके से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखिए ये साइन 2 पाई सी टी बाय लैम्बडा दे रखा है, कॉस 2 पाई एक्स बाय लैम्बडा दे रखा है। मैंने क्या बोला था, किसी भी फंक्शन के अंदर की चीज, किसी भी फंक्शन के अंदर की चीज ऑलवेज डायमेंशनलेस होती है। इसका मतलब 2 पाई एक्स सी टी बाय लैम्बडा जो होल क्वांटिटी है और 2 पाई एक्स बाय लैम्बडा जो होल क्वांटिटी है, मतलब ये वाली क्वांटिटी और ये वाली क्वांटिटी दोनों एक साइन के अंदर है और एक कॉस के अंदर है, मतलब दोनों फंक्शन के अंदर है। और मैंने क्या बताया था, फंक्शन के अंदर की क्वांटिटीज ऑलवेज डायमेंशनलेस होती है, तो उसी आधार पे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए, द यूनिट ऑफ सी टी इज सेम एज दैट ऑफ लैम्बडा। ओके, अब हम सभी जानते हैं कि 2 पाई का तो कोई यूनिट नहीं होगा, 2 पाई का तो कोई यूनिट होगा ही नहीं। इसका मतलब सी टी बाय लैम्बडा यदि है और सी टी बाय लैम्बडा इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, you all know that ct by lambda is a dimensionless quantity over here ct by lambda is a dimensionless quantity because 2 pi is dimensionless and ct by lambda is dimensionless, and as inside a function always dimensionless quantities are there, मतलब ओवरऑल डायमेंशनलेस होना चाहिए ना, किसी भी फंक्शन के अंदर की चीज ओवरऑल डायमेंशनलेस होती है, तो 2 पाई का तो कोई डायमेंशन है ही नहीं, और ये सी टी बाय लैम्बडा जो है इसका डायमेंशन होगा। इसका मतलब तो सी टी बाय लैम्बडा का यदि डायमेंशन होगा भी, तो सी टी का डायमेंशन यदि लैम्बडा के डायमेंशन के बराबर होगा तभी तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, डायमेंशन ऊपर और नीचे के। इसका मतलब पहला ऑप्शन द यूनिट ऑफ सी टी इज सेम एज दैट ऑफ लैम्बडा करेक्ट है। ओके, पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया। फिर दूसरा ऑप्शन है द यूनिट ऑफ एक्स इज सेम एज दैट ऑफ लैम्बडा। यस सर, बिल्कुल सही, एक्स और लैम्बडा के भी यूनिट सेम रहने वाले हैं, बिकॉज 2 पाई इज एंगल, 2 पाई इज एंगल तो वो तो डायमेंशनलेस है, यहाँ पे भी 2 पाई एंगल है, साइन के अंदर वाला भी 2 पाई और कॉस के अंदर वाला 2 पाई भी डायमेंशनलेस हो जाएगा क्योंकि दोनों एंगल है। और ये सी टी बाय लैम्बडा है और ये एक्स बाय लैम्बडा है, तो एक्स इज डिस्टेंस एंड लैम्बडा इज वेवलेंथ, सो दैट्स व्हाई देयर यूनिट शुड आल्सो बी सेम। और ये वाली भी बात देखिए, यदि आपको ये भी नहीं पता है कि एक्स डिस्टेंस है और लैम्बडा वेवलेंथ है, ये बात भी, इस बात से भी अगर आप वाकिफ नहीं है तो भी एक्स और लैम्बडा जो है वो ऊपर नीचे होने के कारण एक दूसरे के साथ कैंसिल होंगे, उनके डायमेंशन और डायमेंशनलेस क्वांटिटी बनेगी। यह बात आपको समझ में आ रही है, तो इसका मतलब द यूनिट ऑफ एक्स इज सेम एज दैट ऑफ लैम्बडा भी हो जाएगा। बी इज ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। द यूनिट ऑफ 2 पाई सी बाय लैम्बडा इज सेम एज दैट ऑफ 2 पाई एक्स बाय लैम्बडा टी ऐसा कहा गया है। ऑप्शन नंबर सी पे गौर फरमाइए। ऑप्शन नंबर सी पे गौर फरमाते ही मुझे पता चला कि वो, अभी देखिए आपको यहाँ पे क्या बोला गया है, 2 पाई सी टी बाय लैम्बडा पूरी डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। 2 पाई सी टी बाय लैम्बडा अगर डायमेंशनलेस क्वांटिटी है और यदि इस डायमेंशनलेस क्वांटिटी को मैं टाइम से डिवाइड कर देता हूं, मैं यहां लिख रहा हूं यहाँ पे कॉर्नर में 2 पाई सी टी बाय लैम्बडा इज डायमेंशनलेस को डीएल लिख देता हूं। ओके, तो 2 पाई सी बाय लैम्बडा के डायमेंशन को कंपेयर करना है यदि, तो बोथ द साइड टाइम से डिवाइड कर दूं, इसका मतलब ये हो गया, तो बोथ द साइड टाइम से डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे क्या बोला है, सेम एज दैट ऑफ 2 पाई एक्स बाय लैम्बडा टी। आप ये भी जानते हैं कि 2 पाई एक्स बाय लैम्बडा भी डायमेंशनलेस है, 2 पाई एक्स बाय लैम्बडा भी डायमेंशनलेस है, तो इसको भी बोथ द साइड, ये भी डायमेंशनलेस है। अब इसको भी बोथ द साइड टी से डिवाइड कर दीजिए,
तो कुछ इस तरीके से आएगा, मतलब डी एल बाई टी दोनों में आने वाला है, डायमेंशन लेस बाय टाइम, डायमेंशन लेस बाय टाइम दोनों में आ रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इज ऑल्सो करेक्ट। अब ऑप्शन नंबर डी चेक कर लेते हैं। द यूनिट ऑफ सी बाय लैम्बडा इज सेम एज दैट ऑफ एक्स बाय लैम्बडा। सी बाय लैम्बडा का जो यूनिट है एक्स बाय लैम्बडा के यूनिट के बराबर आएगा, कह रहा है भैया। अब देखिए दोस्तों, ये ऑप्शन सरासर गलत है, क्योंकि 2 पाई सी टी बाय एक्स बाय लैम्बडा इज डायमेंशनलेस। इसका मतलब सी बाय लैम्बडा के डायमेंशंस क्या होंगे? सी बाय लैम्बडा के डायमेंशंस विल बी सेम एज डायमेंशनलेस मल्टीप्लाइड बाय लैम्बडा अपॉन टी। होंगे नहीं होंगे? डायमेंशनलेस मल्टीप्लाइड बाय लैम्बडा अपॉन टी सी बाय लैम्बडा के बराबर हो जाएगा, इसके डायमेंशन सी बाय लैम्बडा के। और आप देख रहे हैं एक्स बाय लैम्बडा, एक्स बाय लैम्बडा के डायमेंशन तो डायमेंशनलेस होगा। एक्स बाय लैम्बडा इज क्लियरली डायमेंशनलेस। क्यों डायमेंशनलेस है एक्स बाय लैम्बडा? एक्स बाय लैम्बडा इज डायमेंशनलेस बिकॉज 2 पाई इज बीइंग एन एंगल, 2 पाई बीइंग एन एंगल, 2 पाई इज डायमेंशनलेस। एंड कॉस के अंदर का पूरा माल पानी डायमेंशनलेस अगर होना चाहिए तो एक्स 2 पाई तो वैसे ही डायमेंशनलेस है, तो फिर एक्स बाय लैम्बडा को भी डायमेंशनलेस होना पड़ेगा, मल्टीप्लाइड बाय में है ना 2 पाई से, तो फिर एक्स बाय लैम्बडा को भी डायमेंशनलेस होना पड़ेगा। इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर डी है वो गलत है। इसका मतलब ए बी सी आर द करेक्ट ऑप्शंस। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। ये देखिए मैंने कितनी कम स्पेस यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। ओके, तो ऐसे ही आपको भी एग्जाम में एकदम मिनिमम ऑफ मिनिमम स्पेस यूज करके आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने होंगे। ओके, अब देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ, इसको आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ओके, ये क्वेश्चन यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आया है। प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट h, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट c, न्यूटन्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, न्यूटन्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g are 3 fundamental constants, are 3 fundamental constants. Okay, which of the following, which of the following has the dimensions of length? इनमें से किसका डायमेंशन लेंथ के डायमेंशन के बराबर आएगा, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए कुछ इस तरीके से है, ऑप्शन नंबर बी कुछ इस तरीके से है, ऑप्शन नंबर सी कुछ इस तरीके से है, ऑप्शन नंबर डी आपका कुछ इस तरीके से आ रहा है। अब इसमें से किसका डायमेंशन लेंथ के डायमेंशन के बराबर है, ये हमें बताना है। ओके, तो आप बहुत आसानी से ये क्वेश्चन को कर लेंगे। ओके, आप सभी जानते हैं कि प्लैंक्स कांस्टेंट कहाँ से डिराइव होता है। प्लैंक्स कांस्टेंट का यूनिट कहाँ से डिराइव करेंगे, आप बताइए। आपको पहले आप देखिए क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप अप्रोच से बताता हूं मैं। यहाँ पे बोला गया है कि लेंथ के डायमेंशंस के बराबर हमें डायमेंशन निकालने, मतलब हमें डायमेंशनल एनालिसिस करने की जरूरत है। अब डायमेंशनल एनालिसिस करने की यदि जरूरत है तो डायमेंशनल एनालिसिस करने के लिए पहले यूनिट का मालूम होना बहुत जरूरी है। तो यूनिट का मालूम होना यदि जरूरी है तो मैं यूनिट पहले निकाल लूंगा। तो प्लैंक्स कांस्टेंट की यूनिट में निकाल लेता हूं। एनर्जी इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्बडा, मैं जानता हूं यह बात को। एनर्जी इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्बडा, इस बात को मैं जानता हूं। अब एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर से यदि मैं कंपेयर करूं तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर होता है।
और h का डायमेंशन हमें निकालना है। c का डायमेंशन मीटर पर सेकेंड होता है क्योंकि इट इज़ अ वेलोसिटी, और लैम्बडा का डायमेंशन मीटर होता है। तो यहाँ से h का डायमेंशन मैं निकाल लूँगा, वो क्या आएगा, तो ये मीटर कैंसिल हो जाएगा, और h/s इज इक्वल टू kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा, which implies h is equal to kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ओके, तो h के डायमेंशंस क्या हो गए फिर? डायमेंशंस ऑफ h विल बी m टू द पावर 1, l टू द पावर 2, t टू द पावर -1। ओके, ये काटा नहीं है। m टू द पावर 1, l टू द पावर 2, t टू द पावर -1 आर द डायमेंशंस ऑफ लेंथ। उसी तरीके से स्पीड ऑफ लाइट के डायमेंशंस तो बहुत आसान है, m टू द पावर 1, t टू द पावर -1, क्योंकि मीटर पर सेकेंड इसका यूनिट होता है स्पीड ऑफ लाइट का। और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g का डायमेंशन मैं बता देता हूँ, यहाँ पे देखिए क्या आना चाहिए। F इज इक्वल टू जी इंटू m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर होता है ना। बहुत बढ़िया सर। इसका मतलब kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू जी के डायमेंशंस मल्टीप्लाइड बाय kg स्क्वायर अपॉन आर अपॉन मीटर का स्क्वायर। ये हो जाएगा ना। इसका मतलब ये जो g के डायमेंशंस है यहाँ से निकल के आएंगे, तो g के डायमेंशंस यहाँ से इस तरीके से आप ये 1 kg से 1 kg कैंसिल कर सकते हैं, तो मीटर मीटर क्यूब हो जाएगा ऊपर में, मीटर क्यूब अपॉन क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब अपॉन kg सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब g के डायमेंशंस आ रहे हैं m टू द पावर -1, l टू द पावर 3, t टू द पावर -2। बहुत बढ़िया सर। अब मुझे जी एच और एम सी के डायमेंशंस मिल गए हैं। अब मुझे सिर्फ ये फॉर्मूलाज में ये जो यहाँ पे ए बी सी डी ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें रख रख के मुझे चेक करना है, ये है कि नहीं, मुझे चेक करना है इसमें रख रख के। बहुत बढ़िया। अब आप देख सकते हैं कि पहले ऑप्शन में यहाँ पे बोला गया है कि डायमेंशन ऑफ लेंथ के बराबर आना चाहिए। ओके, तो पहले ऑप्शन में पावर तो 3/2 दिख रहा है मुझे, तो फिर भी मैं करके दिखाऊंगा, डोंट वरी। लेकिन लेकिन यहाँ पे देखिए आप गौर से, तो नहीं, करके ही देखना पड़ेगा एक्चुअली, करके ही देखना पड़ेगा। इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है ये क्वेश्चन, आपको करके ही देखना पड़ेगा इसे। मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ आपको इस प्रॉब्लम को। यहाँ पे ये ब्लैंक स्पेस कर दी मैंने। मुझे जी एच और सी के तीनों के डायमेंशंस मिल जाने से काम मेरा आसान हो गया है। अब मैं इस प्रॉब्लम को आगे भी सॉल्व कर सकता हूँ। ओके। अब देखिए, सी के डायमेंशंस सी के डायमेंशंस मुझे मिल चुके हैं सी के डायमेंशंस मुझे मिल चुके हैं m टू द पावर 1, l टू t टू द पावर -1। नहीं सॉरी, m टू द पावर 1 नहीं आएगा दोस्तों, ये l टू द पावर 1 आएगा, क्योंकि लेंथ मीटर पर सेकंड होता है ना। l टू द पावर 1, ऐसे कंफ्यूजन होते हैं दोस्तों एग्जाम में, समझे। l टू द पावर 1 आएगा। g का क्या आएगा, m टू द पावर -1, l टू द पावर -3, नहीं l टू द पावर +3, t टू द पावर -2। और h का डायमेंशन अभी अभी निकाला मैंने, m टू द पावर 1, l टू द पावर 2, t टू द पावर -1। ओके, ये तो हो गया। अब यहाँ पे एक एक वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके मैं सारे आंसर्स निकाल लूंगा। तो इरेज करने वाले टाइम को आप 10 सेकेंड स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। ओके, हाँ।
बहुत बढ़िया। तो पहला ऑप्शन चेक किया मैंने, एच जी बाय सी टू द पावर 3/2, वैल्यू सब्सटीट्यूट की, वैल्यू सब्सटीट्यूट की तो वैल्यू सब्सटीट्यूट करते ही m टू द पावर 1, l टू द पावर 2, t टू द पावर -1, g का वैल्यू सब्सटीट्यूट किया m टू द पावर -1, l टू द पावर 3, t टू द पावर -2, ये स्क्वायर रूट के अंदर है, और ये c टू द पावर 3/2, मतलब l टू द पावर 1, t टू द पावर -1, इसका पूरा पावर क्या आने वाला है, 3/2 आने वाला है। तो पहला ऑप्शन चेक कर लेते हैं हम। पहला ऑप्शन चेक करने में m टू द पावर 0 हो जाएगा, l टू द पावर 5 हो जाएगा, t टू द पावर -3 हो जाएगा, इसका पावर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में l टू द पावर 3/2, t टू द पावर -3/2 हो जाएगा। तो जैसे ही मुझे ये पता चला तो मैंने लिख दिया विच विल बी इक्वल टू, विच विल बी इक्वल टू, यहाँ से आप लॉज ऑफ इंडाइसेस यदि लगाते हैं तो इसमें इसमें नेक्स्ट स्टेप भी आएगी, ये जो हाफ पावर है ये अंदर जाएगा। हाफ पावर जब अंदर जाएगा तो मुझे तो डायरेक्टली दिख रहा है कि इसके डायमेंशंस एल के बराबर आने वाले हैं, इसके डायमेंशंस एल के बराबर आने वाले हैं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट बेटा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर बिकॉज इसके डायमेंशंस एल के बराबर आए। ओके, तो इस तरीके से आपको प्रॉब्लम्स जो है सॉल्व करने रहते हैं एग्जाम्स में। तो आज के लेक्चर को इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको और प्रॉब्लम्स जो है सॉल्व करके दिखाऊंगा। उसके बाद में हम उसके बाद वाले लेक्चर में सिग्निफिकेंट फिगर्स पे चले जाएंगे। सिग्निफिकेंट फिगर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए, उस पर चले जाएंगे हम। और यदि आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो आप लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, और मैं जानबूझ के स्लो पढ़ाता हूँ ताकि सबको समझ में आए। ओके, थैंक यू, और मुझे हौसला अफजाई दीजिए। थैंक यू।